नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये जीएस टेस्ट सीरीज 6th पार्ट है इसका। बाकी के जो 5 पार्ट हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप चैनल पे क्लिक करके उसकी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें मैंने डाल रखा है जीएस टेस्ट सीरीज। आप 5 पार्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ 5 मई से एक जीएस बैच टारगेटेड स्टार्ट हुआ है फॉर यूपीएसआई। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका ये सब्जेक्ट है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स आपको इसमें दिए जाएंगे। पर वीडियो क्लासेस आपकी 30 to 35 मिनट्स की होगी। ये 2 नंबर हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, स्टेटमेंट 1। सेकंड जो है वो है भारत में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अब आप 10 सेकंड सोचिए और बताइए इसमें क्या आपका सही हो सकता है, क्या आपका गलत हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। याद रखिएगा, संविधान में राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता है। संविधान में राज्य का मतलब होता है केंद्र, राज्य, जितनी भी सरकारी चीजें हैं वो सारी की सारी स्टेट में आती हैं। ज्यादा कंफ्यूजन के लिए आर्टिकल 12 को पढ़ लीजिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अपने आप में ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है। और भारत में प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर सरकार का प्रमुख होता है। गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये स्टेटमेंट अगर आ जाए तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पी एंड क्यू आर बोथ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा में किसी दल के पूर्ण बहुमत जब नहीं होता है तब राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छाचारी मतलब आर्बिट्रेरी शक्ति का प्रयोग करता है। स्टेटमेंट नंबर 2। अब इसको बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, उससे ज्यादा 10 सेकंड से ज्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए इसमें। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? दोस्तों स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि लोकसभा में किसी दल मतलब किसी पार्टी के पूर्ण बहुमत नहीं होता है जब उस पे, तब राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति अपनी आर्बिट्रेरी पावर मतलब स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग करता है यहां पे, जब किसी भी पार्टी को मतलब कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है संसद में, लोकसभा में, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति किसी भी पार्टी को के एक बंदे को प्रधानमंत्री बना देगा और उससे ये कहेगा, उस पार्टी से कहेगा कि आप 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर, वो डिसाइड करता है राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि आप 1 महीने या 15 दिन या 20 दिन 25 दिन के अंदर आप बहुमत साबित करिए, आप बहुमत साबित करिए लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज बिल्कुल करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रयोग करता है। देखिए ये 2 स्थिति ऐसी हैं कि जो राष्ट्रपति कैबिनेट से नहीं पूछता है, राष्ट्रपति अपनी खुद की पावर यूज करता है। मतलब राष्ट्रपति ये 2 चीजों में, स्टेटमेंट पी वाली कंडीशन, स्टेटमेंट क्यू वाली कंडीशन, इन दोनों में ही राष्ट्रपति को अपनी आर्बिट्रेरी पावर, स्वेच्छाचारी शक्ति बिना किसी से पूछे वो यूज कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में, और उसका कोई भी वो नहीं है आपका, ठीक है ना, कि भाई हाँ प्रधानमंत्री इसके बाद ये बनना, तो कोई पता ही नहीं है कौन बनेगा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा और किसी को भी प्रधानमंत्री आपको बना देगा। उसके बाद उससे कहेगा कि आप जो है कुछ समय बाद 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, 20 दिन कि आप जो है अपना बहुमत को साबित करिए। तो मृत्यु की स्थिति में और जब किसी पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं है लोकसभा में, उस स्थिति में आपका जो है राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। आंसर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की व्याख्या करता है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने 6 माह तक प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचिए, आपने जो पढ़ा है उसको दिमाग लगाइए थोड़ा कि हाँ वास्तव में मैंने ये ठीक पढ़ा है या फिर जो है सवाल गलत है। सोचिए, और नहीं पढ़ा है तो वो तो बहुत ही बुरी स्थिति है फिर। तो स्टेटमेंट पी क्या कहता है? स्टेटमेंट पी कह रहा है कि अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है कि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने, मतलब संसद का सदस्य बन ही नहीं सकता, बनी है ही नहीं, वो ना लोकसभा का है ना राज्यसभा का है, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या वो 6 महीने तक प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ,
कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो कि संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाए आपका सी। पी एंड क्यू आर बोथ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। क्या बिल्कुल सही बात है ये? देखिए आप क्या हो सकता है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। स्टेटमेंट 2, बताइए क्या हो सकता है? क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, एक सही एक गलत, क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसमें जो है पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी से पहले जो थे, वो आपका राज्यसभा से थे। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आपका लोकसभा से हैं। तो हमारे देश में, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होगा वो हाउस ऑफ कॉमन से ही होना चाहिए, मतलब वहां की लोकसभा से ही होना चाहिए। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। यह भी स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारत में कार्यकाल इसलिए निश्चित नहीं है क्योंकि हो सकता है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में अगर बहुमत चला गया या फिर बहुमत नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कुछ कोएलिशन गवर्नमेंट है और किसी पार्टी ने अपनी जो है वो जो उसको जो सपोर्ट कर रहे थे उसको वापस ले लिया, तो क्या सरकार गिर सकती है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। आप लोग ये कंफ्यूज मत करना कि नहीं सर 5 साल तक तो रहता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं हो, वो पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, सरकार गिर सकती है और लोकसभा भंग हो सकती है, तो इसलिए कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपका सी आंसर हो जाएगा। पी एंड क्यू बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 का पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, लोकसभा में बहुमत ना होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकता है। स्टेटमेंट नंबर 2, बताइए क्या हो सकता है? 10 सेकंड ओनली आपके पास हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। दोस्तों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को स्टेटमेंट गलत लगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्री सारे होते हैं, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, वो राष्ट्रपति के जो है आपके उत्तरदायी होते हैं। तो प्रधानमंत्री अपना पद जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किसी भी समय हटा सकता, नहीं। जब तक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार पे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को हटाने की शक्ति नहीं है। लेकिन वो पर्सनल रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसीलिए ये प्रसाद पर्यंत वर्ड जो है वो यूज किया जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लोकसभा में बहुमत ना होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकता है। बिल्कुल सही, मैं बता चुका हूं पहले भी कि जब लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तुरंत हटा सकता है वो, क्योंकि भाई बहुमत की सरकार बना होती है। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी वो 6 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री का वेतन किसी अन्य संसद सदस्य के बराबर होता है। स्टेटमेंट नंबर 1, मतलब प्रधानमंत्री जो होता है उसका वेतन किसी भी अन्य संसद सदस्य, ठीक है, मतलब राहुल गांधी भी सांसद हैं, तो क्या राहुल गांधी का वेतन और प्रधानमंत्री जी का वेतन बराबर होगा? सोचने की बात है। सेकंड स्टेटमेंट, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। अब इसमें से बताइए आप कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पी स्टेटमेंट जब हम देखेंगे तो पी स्टेटमेंट में हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री का वेतन किसी अन्य संसद सदस्य के बराबर होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुछ उनको बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर ये ज्यादा मिलते हैं, लेकिन सब वेतन जो होता है वो सारे सांसदों को बराबर मिलता है। ठीक। सेकंड है भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मैं पीछे वाले क्वेश्चन बता चुका हूं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी आंसर है। आप सोच रहे होंगे बार बार सी ही आंसर आ रहा है, इसलिए मैंने ये करा है क्योंकि आपको सही स्टेटमेंट के बारे में पता लगे। गलत स्टेटमेंट में आप उसको सही मान के बैठ जाते हो, फिर जो है वहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है। आगे गलत भी आएंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट पी, राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलवाएगा जिसके लिए प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा। पहला स्टेटमेंट।
सेकंड स्टेटमेंट है राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए मंत्रालय निर्धारित करता है। स्टेटमेंट नंबर 2, बताइए क्या हो सकता है। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड ओनली। क्या हो सकता है, बहुत सोच समझ के एक एक शब्द को पढ़िएगा, उसके बाद ही चीज़ों को जो है टिक लगाइएगा। ठीक, अभी एग्जाम आपका काफ़ी दूर है। ठीक, अगस्त सितंबर से पहले आपका एग्जाम होने की उम्मीद नहीं है, तो इसीलिए 2-2.5 महीने आपके पास, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर लीजिए। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलवाएगा जिसके लिए प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब इस तरीके से संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर करेगा। मतलब प्रधानमंत्री जिन लोगों को बोलेगा हाँ भाई इनको डिफेंस मिनिस्टर दो, बनाओ, इनको शपथ दिलवाइए, इनको फाइनेंस मिनिस्टर की शपथ दिलवाई, तो वो जो है प्रधानमंत्री जो है जिन लोगों को कहेगा इनको मंत्री पद की शपथ मिलनी चाहिए, तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाएगा। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए मंत्रालय निर्धारित करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति जो होता है मंत्रियों के लिए मंत्रालय का निर्धारण करता है। ठीक, दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, कोई इनमें गलती नहीं है। ठीक है, तो यहां तक 7 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब 7 क्वेश्चनों के बाद इसमें आपका आंसर हो जाता है सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपका प्रधानमंत्री समान में प्रथम है। ठीक, प्रधानमंत्री, ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री समान में प्रथम है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। वह मतलब प्रधानमंत्री की बात हो रही है। बताइए इसका क्या आपका हो सकता है, सोचिए समझिए क्या हो सकता है इसका। सोचिए, बहुत ही सावधानी से सवाल करिएगा। ठीक, बहुत सोच समझ के। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के जो है वो चीजों को करिएगा। अच्छा हाँ, दूसरा मैं एक 7वां क्वेश्चन में बता दूं, एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये है कि राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए मंत्रालय का निर्धारण नहीं करता है, ये प्रधानमंत्री करता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति नहीं करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा पी सही है, क्यों गलत है। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों को शपथ दिलवाता है, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों के मंत्रालयों का निर्धारण उनका करता है। ठीक, समझ में आ गया। सेकंड 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री समान में प्रथम होता है। प्रधानमंत्री समान में प्रथम होता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? समान में प्रथम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए पूरी कैबिनेट है, कैबिनेट में सभी लोग सांसद हैं, सब समान हैं, लेकिन समान में प्रथम मतलब प्रधानमंत्री, उसको समान में प्रथम बोला जाता है। वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मंत्रिमंडल जो कैबिनेट कह लो या मंत्रिपरिषद कह लो, उसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्षता वही करता है। ठीक, तो दोनों के दोनों आपके आंसर जो है वो सही हो जाएंगे, तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। 9th है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। स्टेटमेंट 1। दूसरा है, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में तो आप बताइए कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। ठीक, बताइए क्या हो सकता है इसमें। तो देखते हैं दोस्तों। पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री भंग कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री किसी मंत्री को पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकता है। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों के दोनों हो जाएगा आपका पी एंड क्यू बोथ आर करेक्ट। भाई प्रधानमंत्री है, वो किसी भी मंत्री को पद से इस्तीफा देने के लिए भाई वो उसको बाध्य कर सकता है। ठीक, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता है तो राष्ट्रपति से वो कह के और उसको प्रधानमंत्री पद से जो है उसको बर्खास्त करवा देता है। ठीक, 10th क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट में किसी मंत्री की मृत्यु होने पर संपूर्ण कैबिनेट को भंग कर दिया जाता है और दोबारा नई कैबिनेट का गठन होता है। क्या ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है? गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। सेकंड स्टेटमेंट। अब बताइए क्या हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है केंद्रीय कैबिनेट में किसी मंत्री की मृत्यु होने पर संपूर्ण कैबिनेट को भंग कर दिया जाता है। बिल्कुल सही चीज है भाई। किसी केंद्रीय कैबिनेट में किसी मंत्री की अगर मृत्यु होने पर संपूर्ण कैबिनेट को भंग कर दिया जाए और दोबारा नई कैबिनेट का गठन होता है।
बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है मैं बताता हूं आपको। देखिए, कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी तो ही पूरी कैबिनेट जो है वो भंग होगी। लेकिन यदि पूरी कैबिनेट में किसी मंत्री की, किसी मिनिस्टर की अगर मृत्यु हो जाती है, जैसे मान लीजिए जैसे आपका सुषमा स्वराज जी खत्म हुई और आपके अरुण जेटली जी खत्म हुए, तो क्या पूरी की पूरी कैबिनेट को भंग कर दिया गया? नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री जब उसकी मृत्यु होगी तभी संपूर्ण कैबिनेट का भंग होगा और दोबारा नई कैबिनेट का गठन होगा। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। स्टेटमेंट 2 एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पी गलत, क्यू सही है। दोबारा समझिएगा कि कैबिनेट जो सेंट्रल कैबिनेट जो होती है उसमें अगर किसी मंत्री की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में संपूर्ण कैबिनेट को भंग नहीं किया जाता है, और अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तभी संपूर्ण कैबिनेट को भंग करके और दोबारा नई कैबिनेट का गठन होता है। 11वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री निम्न सदन का नेता होता है। देखिए, जिसका भी जितना भी आपका स्कोर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना स्कोर आ रहा है आपका आउट ऑफ जितने भी आपके आएंगे। पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री निम्न सदन का नेता होता है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, प्रधानमंत्री संसद को आहूत करने की सिफारिश राष्ट्रपति को से करता है, स्टेटमेंट 2। तो बताइए क्या हो सकता है? पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री निम्न सदन का नेता होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री संसद को आहूत करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों के दोनों आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपके हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता आयोग का अध्यक्ष होता है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, स्टेटमेंट 2। अब बताइए क्या हो सकता है इसमें, सोचिए। क्या यह बिल्कुल सही है? दोनों के दोनों सही हैं। राष्ट्रीय एकता आयोग क्या होता है और राष्ट्रीय एकता आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, क्या चीज है ये, सोचने वाली बात है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट पे हम जाते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता आयोग का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रीय एकता आयोग का अध्यक्ष होता है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, ठीक, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके पी एंड क्यू आर बोथ करेक्ट। क्वेश्चन 13, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और सेकंड स्टेटमेंट है प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। बताइए स्टेटमेंट, मैं पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुका हूं क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सामूहिक रूप से जो है, कलेक्टिव रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सेकंड है प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पी एंड क्यू आर बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला स्टेटमेंट क्या है? मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय कर सकता है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 20% होता है, स्टेटमेंट नंबर 2। सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, 14th क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय नहीं कर सकता है। ठीक है, न्यायालय के पास जो मंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उसकी जांच करने का अधिकार नहीं है। तो स्टेटमेंट पी इनकरेक्ट। स्टेटमेंट क्यू क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होता है, 15%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पी एंड क्यू आर बोथ इनकरेक्ट। ठीक दोस्तों, 15th क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर किसी मंत्री की सदस्यता निरस्त होती है तो वह मंत्री पद पर रह सकता है,
स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्यता के 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। स्टेटमेंट नंबर 2, बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा सोच के समझ के, जल्दबाजी ना करके ऐसे क्वेश्चनों को आप टैकल कर सकते हैं। और यदि आपने जल्दबाजी में कुछ करा, जिनको भी दिक्कत हो रही है, जो भी रिवीजन करना चाहते हैं या जो भी अपना जो है थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, जिनकी हो चुकी है, आप 5 मई वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर ठीक लग रहा हो तभी आप ज्वाइन करिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों क्या है कि दल बदल के आधार पर किसी मंत्री की सदस्यता निरस्त हो सकती है, तो वह मंत्री परिषद पर नहीं रह सकता, मंत्री का पद उससे तुरंत छीन लिया जाएगा। तो स्टेटमेंट पी इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्यता के 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया था आपको कि प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या सीएम हो या सीएम की कैबिनेट का कोई मंत्री हो, यह सभी लोग 6 माह तक मंत्री रह सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी जरूरी है, नहीं तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। अब ममता बनर्जी जी जो हैं वो बंगाल से अपने चुनावी क्षेत्र में हार गई, लेकिन उनकी पार्टी जीत गई और उन्होंने शपथ भी ले ली। तो कहने का मतलब वो 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह सकती हैं। 6 महीने से पहले पहले उन्हें किसी न किसी सीट से, क्योंकि वहां पर आपका जो है विधानसभा है, विधान परिषद तो है नहीं बंगाल में, तो विधानसभा की किसी सीट से उनको जीतकर आना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन लग रहे हो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दिया करिए। ठीक, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पी गलत है, क्यू सही है। क्वेश्चन 16, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है। स्टेटमेंट 2, बताइए बताइए क्या हो सकता है। स्टेटमेंट पी क्या कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सोच के थोड़ा समझिए, ठीक, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद ही जवाब दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी एग्जाम में आपका समय है। ठीक, अभी समय है आपके पास। तो दोस्तों ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट क्यू एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पी एंड क्यू आर बोथ करेक्ट। संसद के प्रत्येक सदन को संसद के किसी भी सदन में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का, वोट देने का अधिकार होता है। स्टेटमेंट 1, राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है। स्टेटमेंट 2, बताइए क्या हो सकता है। देखिए स्टेटमेंट 2 तो जो है वो पहले ही बता चुका हूं कि भाई कार्यों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 को बहुत ध्यान से पढ़िए। संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का, वोट देने का अधिकार होता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? बोलने का अधिकार होता है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। लोकसभा का कोई भी मेंबर राज्यसभा में जाके बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन जब राज्यसभा में किसी चीज के लिए वोटिंग चल रही होगी तो राज्यसभा का कोई मेंबर लोकसभा में या लोकसभा का कोई मेंबर राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकता। बैठ सकते हो, बोल सकते हो। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा पी गलत है, क्यू सही है। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को शपथ दिलवाता है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मंत्रियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुत सोच के समझ के क्वेश्चन करना इस तरीके के। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा समय लीजिए, पढ़िए प्रॉपर। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को शपथ दिलवाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्रत्येक आपका जो मंत्री होता है उसको शपथ दिलवाता है। स्टेटमेंट पी एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट क्यू, मंत्रियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल इनकरेक्ट है।
दोस्तों मंत्री हो गए, संसद के कोई भी सदस्य हो गया, उन सबके वेतन व भत्तों का निर्धारण आपका संसद करती है, वित्त आयोग नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा पी सही है, क्यू गलत है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, उप प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक पद है। स्टेटमेंट 1, उप प्रधानमंत्री को शपथ लेना अनिवार्य होता है। स्टेटमेंट 2, बताइए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उप प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है वो। संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा कहीं नहीं करी गई है। जैसे जब अटल जी बने जो है प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री कौन बना था आपका, ठीक। तो वहां पर क्या था कि भाई आपका उप प्रधानमंत्री का पद कभी भी आपका संवैधानिक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है उप प्रधानमंत्री को शपथ लेना अनिवार्य होता है, ठीक। उप प्रधानमंत्री को शपथ लेना अनिवार्य होता है। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक, बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, संवैधानिक पद नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि आपका जब कई सारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अटल जी के टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे वो उप प्रधानमंत्री रहे, ठीक। तो उप प्रधानमंत्री को जब शपथ दिलवा दी गई तो उसके बाद ये चैलेंज हो गया भाई कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, शपथ आप ले सकते हैं, शपथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू स्टेटमेंट करेक्ट है और पी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है उप प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पी गलत है, क्यू सही है। 19th क्वेश्चन, वो 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को शपथ दिलवाता है। बिल्कुल सही है, ठीक। कुछ कुछ स्टेटमेंट दोस्तों रिपीटेशन हो रहे होंगे, क्योंकि मेनली क्या होता है किसी एक टॉपिक से जब क्वेश्चन बनते हैं तो कभी कभी रिपीटेशन हो जाता है, उसमें आप ही के लिए भला है। पहला। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मंत्रियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। यह भी रिपीटेशन हो गया है। तो इसमें आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी सही है, क्यू गलत है। 21 क्वेश्चन कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सिर्फ लोकसभा के मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। स्टेटमेंट 2। अब इसको थोड़ा सा सोचिए कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और अविश्वास प्रस्ताव में क्या चीजें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव, ठीक, पास होने पर, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, पास होने पर संसद में अगर पास हो जाता है तो सिर्फ लोकसभा के मंत्री इस्तीफा देते हैं। बिल्कुल गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मंत्री होते हैं वो दोनों के दोनों इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, इसीलिए जो है उनको दोनों को ही इस्तीफा देना होता है, सिर्फ लोकसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट अगर भंग होती पहले, तो उसमें क्या था, उसमें जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तो उसमें क्या था कि भाई जो आपके जेटली जी जो थे वो राज्यसभा से थे, ठीक। तो ऐसा नहीं कि जेटली जी को नहीं देना होता इस्तीफा, जेटली जी को भी इस्तीफा देना होता है, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी जो है मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाता है, मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है अगर अविश्वास प्रस्ताव आपका पास हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो इसका सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा पी गलत है, क्यू सही है। क्वेश्चन 22, मंत्रिमंडल के निर्णय को मंत्री मानने के लिए बाध्य नहीं होते। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसी मंत्री को हटा सकता है।
तो दोस्तों बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो पहला है आपका, मंत्रिमंडल के निर्णय को मंत्री मानने के लिए बाध्य नहीं होते। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत है। मंत्रिमंडल का कोई भी निर्णय होगा वो प्रत्येक मंत्री को मानना पड़ेगा। यदि वो मानने से मना कर देता है तो उसको बकायदा इस्तीफा देना होता है। अगर वो इस्तीफा देने से भी मना कर देता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के उसको बर्खास्त करवा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल वही है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसी मंत्री को हटा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, किसी मंत्री को हटा सकता है वो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी गलत है, क्यू सही है। कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके चलना, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि आपको जो है जीएस में या फिर आपको किसी भी टॉपिक में आपको हरा सके। सरकार का मुख्य कार्यकारी कौन होता है? सरकार का मुख्य कार्यकारी कौन होता है या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य कार्यकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। ध्यान से समझिएगा, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसी मंत्री को हटा सकता है। स्टेटमेंट 2 तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई बिल्कुल सही बात है, हटा सकता है। प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति उसको हटा देगा, बर्खास्त कर देगा। तो ये तो हो गया करेक्ट। अब पहला वाला क्या है? पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, इनमें अंतर क्या है। पहले तो इनको आप समझिए, मतलब खुद समझिए, यहां मैं समझाने नहीं बैठूंगा आपको। उसके बाद ये देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद में है, क्या होता है, कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना समझ लीजिए कि मैं आपको एक रीजनिंग की भांति समझाऊं। ये हो गया आपका मंत्रिपरिषद और ये हो गया आपका मंत्रिमंडल। जैसे एम मैं डाल दे रहा हूं, ये मंत्रिमंडल और ये हो गया MP मंत्रिपरिषद। याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मंत्रिमंडल एक छोटा गोला है। ठीक, तो इसके अंदर सारे तो मंत्रिपरिषद के लोग नहीं समाएंगे। ठीक, लेकिन मंत्रिमंडल के, क्योंकि बड़ा गोला है मंत्रिपरिषद का है और मंत्रिमंडल इसके अंदर है, तो इसका मतलब मंत्रिमंडल का सारे सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया रिवीजन करिए। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। P और Q दोनों सही है। 25वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार की मुख्य कार्यकारिणी किसे कहते हैं? केंद्र सरकार की मुख्य कार्यकारिणी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों केंद्र सरकार की मुख्य कार्यकारिणी आपका कैबिनेट को कहा जाता है। ठीक, अब आप लोग आउट ऑफ 25 आपके कितने क्वेश्चन बने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिसको आपको जो है समझ में नहीं आया रिवीजन करिए। कोई क्वेश्चन में डाउट है, आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके और क्वेश्चन बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में आप देख लीजिए, मुझे डाउट लग रहा है। ठीक, आपको बैच से संबंधित जानकारियां चाहिए, बैच ज्वाइन करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगली जो सीरीज होगी उसके लिए आप तैयार रहिए। 2 से 4 दिन में अगली सीरीज भी आ जाएगी। धन्यवाद।